सभी सम्मानित भारतीय भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय संविधान। आप सभी का मेरे इस लाइव प्रसारण शो में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, मेरी शान भारत का संविधान। जी हाँ साथियों, आज का हमने विषय लिया है कि भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है। आज का हमारा प्रसारण भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है, जो अंग्रेजी में है, उसे पहले आपके सम्मुख वाचन करना है। उसके बाद उसमें दिए गए शब्दों को अर्थ सहित आपके सामने पेश करना है, यदि आपकी इजाज़त हो। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का संविधान महज वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि समस्त भारतीय भाइयों बहनों का, समस्त भारतीय नागरिकों का, समस्त लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, राष्ट्रीय दस्तावेज है और समस्त भारतीयों का पहचान का एक सबसे बड़ा जरिया है भारत का संविधान। तो आज हम शुरू करते हैं भारत का संविधान की प्रस्तावना, जो कि अंग्रेजी वर्जन में है और जिसमें कहा गया है, आपको शब्दों पे ध्यान देना होगा। शब्द हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को हैविंग सोलोमनी रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adapt, enact and give to ourselves this Constitution। जी साथियों, ये थी हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका। भारत के संविधान की उद्देशिका में दिए गए शब्दों का मैं अपनी ओर से थोड़ा सा व्याख्यान देना चाहूँगा, जितने की मुझे समझ है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए शब्दों का क्या मतलब है, ये मुख्य विषय है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप इस प्रसारण को रविशेखर बोध का प्रसारण ना समझते हुए, इसे भारतीय नागरिक का कर्तव्य समझते हुए और स्वयं को भारतीय नागरिक मानते हुए कृपया अधिक से अधिक ग्रुपों में लाइक करें और शेयर करने की प्रक्रिया अपनाएं। साथियों, ये बात दूर दूर तक जानी चाहिए कि हम भारत के संविधान को किस प्रकार जानें, समझें और उसमें दिए गए शब्दों का अर्थ किस प्रकार लगाएं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स
written in the preamble of the Indian Constitution. भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिखे हुए शब्दों का अर्थ अर्थात मतलब क्या है? जी दोस्तों, तो सबसे पहले शब्द आया सोवरेन। सोवरेन अर्थात संप्रभुता, यानी कि भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। इंडिया इज ए सोवरेन नेशन, जिस पर किसी दूसरे देश का कोई प्रभाव नहीं है, ना होगा। भारत अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। अब शब्द आता है सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या है साथियों? ये जो समाजवादी शब्द है, ये शब्द भारत के संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान अधिनियम यानी अमेंडमेंट एक्ट द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। जी, समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद एक विचारधारा है। लोकतांत्रिक अर्थात डेमोक्रेटिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर डेवलपमेंट अर्थात विकास करते हैं। साथियों, समाजवाद का लक्ष्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना। जी, अब हम आगे चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में शब्द लिखा है सेकुलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष। भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। जी हां, कई देश जहां की एक विशेष धर्म होता है, जैसे कि सऊदी अरब, जैसे कि पाकिस्तान। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपना धर्म चुन सकता है। जी, जबसा भाई निम्बोड़ा जी, स्वागत है। कृपया दूसरे ग्रुपों में शेयर करते रहें प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है मेरी। धन्यवाद। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपना धर्म चुन सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव अर्थात डिस्क्राइमिनेशन करना गैर कानूनी है। भेदभाव करना गैर कानूनी है, क्योंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 15 यही प्रावधान करता है कि धर्म, मूलवंश,
लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव या विभेद नहीं किया जाएगा। और हमारे भारत के संविधान में इसके खिलाफ ठोस कानून बनाए गए हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश हमारा भारत है, ये गर्व की बात है। साथियों, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। जी, अब शब्द आता है आगे, डेमोक्रेटिक, अर्थात लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम भारत को लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र बोलते हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र समझते हैं। कुछ समय के लिए आपको डिस्प्ले पर खामी नजर आई, इसके लिए मैं हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कारण स्पष्ट है साथियों, किसी का फ़ोन आ गया था मित्र का, और मैंने फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया भी, लेकिन उन्होंने फिर से दोबारा कॉल किया, तो मैंने कॉल अटेंड करके उनको बता दिया कि मैं लाइव प्रसारण में मौजूद हूं, इसलिए प्लीज़ बाद में बात कर सकता हूं। ओके, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि भारत का संविधान की जो उद्देशिका है उसमें शब्द आता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। अब लोकतंत्र का अर्थ क्या है साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया लोकतंत्र, लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी मीन्स public to the people and the democracy chosen by the people is called। लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। आप सभी जानते हैं, आने वाले चुनावों में आपको पार्टी का सिंबल देखकर, जाति देखकर, धर्म देखकर वोटिंग नहीं करना है साथियों, क्योंकि वोट का अधिकार आपको आपके धर्म, आपकी जाति, आपके समुदाय के कारण नहीं मिला है, बल्कि वह मिला है आपके द्वारा भारत की नागरिकता, जो कि भारत का संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप नागरिकता है, उसके आधार पर आपको वोट का अधिकार मिला है। इसलिए हमारा ये जानना जरूरी है कि भारत के संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में जो शब्द जुड़ा है डेमोक्रेटिक, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? डेमोक्रेटिक आखिर क्यों रखा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया लोकतंत्र, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है चुनाव के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र में
हर नागरिक के वोट का महत्व एक समान होता है। यही उपलब्धि है भारत का संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। अब शब्द है रिपब्लिक। रिपब्लिक अर्थात गणराज्य, यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति ही उसका प्रमुख प्रतिनिधि होगा, होता है और होता रहेगा। ये पद वंश के आधार पर नहीं होगा। दिस पोस्ट विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, नो। अब शब्द आता है जस्टिस, न्याय। ये शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित है। तो हमारा भारत का संविधान के सभी नागरिकों को सामाजिक मतलब कि सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक पॉलिटिकल स्तर पर समान न्याय देने का भारत का संविधान वचन देता है, गारंटी देता है। प्रत्येक नागरिक को गारंटी है कि उसको आर्थिक न्याय मिलेगा, उसको सामाजिक न्याय मिलेगा, उसको राजनीतिक न्याय मिलेगा, और मिलता भी है। लेकिन जो लोग भारत के संविधान के तहत, भारत का संविधान का अनुच्छेदों के तहत अपनी जीवनचर्या निर्धारित करते हैं, फॉलो करते हैं, वो लोग भी भारत के संविधान के प्रति सच्चे निष्ठावान नहीं होते हैं, वो पेशेवर होते हैं। पेशेवर होना एक अलग बात है, और भारत का संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और सद्भाव और सम्मान रखना वो अलग बात है। तो सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? जैसे दिया है सोशल, तो इसका अर्थ है भारत का संविधान के द्वारा बराबर न्याय संगत समाज बनाना। बहुत ही बड़ा निर्णय है ये, एक न्याय संगत समाज की स्थापना करना, क्योंकि हमें वैश्विक दृष्टिकोण से भारत को एक भारतीय समाज के हिसाब से देखना है, ना कि जातिगत आधार और धर्म संप्रदाय के आधार पर बने समाज के आधार पर देखना है। सामाजिक न्याय, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि संविधान के द्वारा बराबर न्याय संगत समाज बनाना। आर्थिक न्याय, इसका अर्थ क्या है? आर्थिक न्याय कहता है कि संपत्ति के समान वितरण से आर्थिक न्याय का अर्थ है, ताकि संपत्ति को कुछ हाथों के हाथ की कठपुतली ना बनने दिया जाए। अर्थात संपत्ति केवल कुछ हाथों में ही केंद्रित ना हो सके, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। अब चलते हैं राजनीतिक न्याय की ओर। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है देश के समस्त नागरिकों को राजनीति में समान भागीदारी देना, बराबर का अधिकार देना। तो देश के सभी नागरिक जो कि वयस्क हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया गया है, अर्थात
जिन्हें वोटर लिस्ट में स्थापित कर दिया गया है, उन सभी के प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य है। ये है राजनीतिक न्याय। अब शब्द आता है लिबर्टी, अर्थात स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता, इसे हमारे भारत का संविधान की उद्देशिका में लिबर्टी शब्द को रखा गया है। तो लिबर्टी का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता किस बात की? तो हमारा संविधान हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जैसे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर सभी प्रकार के विभेदों का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का बिल्कुल अंत कर दिया गया, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 19 जो हमें मौलिक अभिव्यक्ति, इस प्रकार सोशल मीडिया पर बोलने की आज़ादी प्रदान करता है। हमें व्यापार, अपनी संस्था, संघ, पार्टी बनाने का अधिकार प्रदान करता है। हमें दुकान, व्यापार और बिजनेस करने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 19। तो मेरे प्यारे साथियों, 20, 21, 22, 23 इस तरह करके अनुच्छेद 51 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें हम स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त करते हैं। तो हमारा संविधान हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति यानी कि द एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है, सूचना मांगने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, पूछताछ की आज़ादी देता है, समान नौकरी यानी जॉब की आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। अपना प्रतिनिधि, चाहे वो विधान परिषद हो, विधानसभा हो या लोकसभा के दोनों सदनों का प्रतिनिधि हो, राज्यसभा अथवा लोकसभा का, वो अपना प्रतिनिधि चुनने का हक उसे भारत के संविधान से प्राप्त होता है। भारत का संविधान हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का हक जैसी कई स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथियों, अब शब्द आता है इक्वालिटी, अर्थात समानता, बराबरी। तो हमारा भारत का संविधान देश के नागरिकों को धार्मिक यानी रिलीजियस, राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल, आर्थिक अर्थात इकोनॉमिक और सामाजिक अर्थात सोशल स्तर पर समान अधिकार देता है, ताकि देश के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। अब आती है शब्द फ्रैटर्निटी का विश्लेषण। फ्रैटर्निटी मतलब कि बंधुत्व भाव, भाईचारा। जी हाँ, मैंने कहा भाईचारा यानी बंधुत्व। ये शब्द न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये एक आदर्श समाज की स्थापना के मूल स्तंभ होते हैं और यही भारत का संविधान की प्रस्तावना के भी मूल स्तंभ हैं। यानी बंधुत्व के ये शब्द देश के सभी व्यक्तियों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, सभी में भाईचारा रहे, सभी में भाईचारा रहे,
और किसी प्रकार का कोई आपस में हमारे भेदभाव ना रहे। तो संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरे साथियों, संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के विशेषताओं यानी कैरेक्टरीज की एक झलक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे संविधान के उद्देश्य का पता चलता है कि हमारा संविधान यानी भारत का संविधान कितना खूबसूरत संविधान है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें अनुच्छेद 368 को रखा गया है ताकि समय और परिस्थिति को देखते हुए संविधान के अंतर्गत संशोधन किए जा सकें। तो साथियों, प्रस्तावना हमारे भारत के संविधान के स्रोत पर प्रकाश डालती है। प्रस्तावना हमारे भारत के संविधान के उद्देश्यों को परिलक्षित करती है। साथियों, प्रस्तावना हमारे भारत का संविधान के प्रवर्तन की तिथि को बतलाती है। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ये 2 तिथि हैं। और प्रस्तावना हमारे भारत के संविधान की व्याख्या में बहुत ही सहायक होती है। इसलिए भारत के प्रस्तावना में, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक अमेंडमेंट, एक संशोधन किया गया। जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर अब तक केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और वह भी 42वां संशोधन हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कि 3 नए शब्द समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता, इंटीग्रिटी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हमारे देश के न्यायालय ने इस संशोधन को वैध बताया था। साथियों, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, और भारत का संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को है। संसद भारत का संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है और उन्हें बढ़ा भी सकती है। भारत का संविधान में बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया जिससे कि भारत की दुर्दशा को गुड बाय कहा जा सके। तो इसके लिए संसद को राज्य के विधान मंडलों यानी लेजिस्लेचर की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार उनसे परामर्श करना होता है। इसलिए संकटकालीन अवस्था की घोषणा होने पर नागरिकों के अधिकारों को बहुत ही सीमित किया जा सकता है। भारत का संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तित्व के अधिकार को कुछ परिस्थितियों में सीमित किया जा सकता है, जैसे कि राज्य की सुरक्षा के अंतर्गत, नैतिकता, साधारण जनता के हित में, या अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट की रक्षा इत्यादि के हित में राज्य इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, देश के जिस क्षेत्र में सैनिक कानून यानी
मिलिट्री लॉ लागू हो, उस क्षेत्र में उस समय अधिकारियों के द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है। तो देश के संविधान में यानी भारत का संविधान में ये कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं या अन्य सेना के सदस्यों के मामलों में संसद मौलिक अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित कर सकती है। तो ये थे साथियों भारत का संविधान की प्रस्तावना, जिसे हमने आपको सरल भाषा में बताने का पूरा प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आज का ये प्रसारण, आज का ये प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना का और प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का अर्थ काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। इसके लिए आपसे बारंबार विनती करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय दे करके इस प्रसारण को जो है देखा है, इसमें समय दिया है, इसके लिए आप साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार के पात्र हैं। मेरे प्यारे साथियों, कृपया आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक इस प्रसारण शो को, इस लाइव वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय भीम, जय संविधान। मेरी शान भारत का संविधान। जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद, आपका अभिनंदन।